Hello guys, good evening to all. My name is Pradeep Kumar. I welcome to all in my YouTube channel. Today I will discuss about the welding connection. आज हम जानेंगे कि how many types of weld, how many types of welded joints, how many types of कितने टाइप से हम उसको कर सकते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होती है, इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर स्पेसिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशंस, तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कि आप लोगों को स्लाइड्स दिखाई दे रही होगी, है ना। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं कि वेल्डिंग कनेक्शन होते क्या हैं। तो वेल्डिंग क्या है, आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम दो मेटल के पार्ट्स को पास पास हटा कर रखने पर क्या करते हैं, हीट या विदाउट प्रेशर के द्वारा क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। और इसमें क्या होता है आपका, किसी भी दो मेटल पार्ट्स को हम जब जोड़ते हैं तो आपका क्या तो स्टेट ऑफ फ्यूज़न के द्वारा जुड़ता है, या फिर हम विदाउट हैमरिंग भी जोड़ सकते हैं, है ना, या फिर हम प्रेशर बाई प्रेशर भी हम क्या करते हैं, फ्यूजन क्रिएट करके वेल्डिंग कर सकते हैं, है ना। और वेल्डिंग प्रोसेस इन विच प्रेशर इज यूज टू वेल्ड मेटल पार्ट इज नोन एज फोर्स वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग। वह वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें आपका किसी भी मेटल पार्ट को क्या किया जाता है, वेल्ड किया जाता है प्रेशर के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग वहाँ पर उसको कहते हैं। आइए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आप देख रहे होंगे। पहला हमारा क्या होता है, आर्क वेल्डिंग होता है ना, जो जनरली आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में वेल्डिंग करते हुए। आपकी दो मेटल आर्क होती है, इलेक्ट्रोड होती है ना, जिसमें आपका क्या होता है, ये आपकी टू टाइप्स की होती है ना आर्क वेल्डिंग, या जो आपकी जो आर्क यूज की जाती है वो भी आपके दो टाइप्स की यूज की जाती है, जिसमें आपका एक शिल्डेड आर्क मेटल आर्क होती है और दूसरी आपकी गैस मेटल आर्क भी होती है, ठीक है नी। और जिसमें आपको जो टेम्परेचर होता है वो 3600 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है, फ्यूज़न किया जाता है। इसके साथ साथ ही इसका जो यूज किया जाता है मेटल आर्क वेल्डिंग का, ये शिप बनाने में किया जाता है और फैब्रिकेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो मेटल आर्क वेल्डिंग हमारा शिप बनाने में, है ना, शिप निर्माण में और फैब्रिकेशन में भी किया जाता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एसी करंट और डीसी करंट यूज करते हैं, ठीक है नी। इसके साथ साथ ही हम बात करें कार्बन आर्क वेल्डिंग, है ना। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होता है आपका, ये जब हम इसको करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट करता है। इसके साथ साथ ही यह इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क मीन्स जो हमारा मेटल्स होगा, है ना, कार्बन मेटल्स होगा, ये क्या करेगा, हमें इसमें एक अर्थिंग यानी एक अलग से एक्सटर्नल आर्क उत्पन्न कराना होगा, ताकि जो आपका मेटल है वो आपका फ्यूज़ हो सके, फ्यूज़न जोन में जा सके, और फ्यूज़न जोन में जाने के बाद जो आपका पिघला हुआ मटेरियल है वो आपका उसमें फिल किया जा सके, ठीक है नी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं गैस वेल्डिंग की। तो आपके गैस वेल्डिंग जो होता है ये टू टाइप्स का होता है, ठीक है नी। पहला होता है आपका ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग, जिसमें आपका गैस जो होंगी ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यूज की जाती है, जिसमें हमारी दो गैस यूज की जाएंगी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस, ठीक है नी। इसके साथ साथ ही हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, तो ऑक्सी हाइड्रोकार्बन वेल्डिंग यूज किया जाता है। इसमें ऑक्सी हाइड्रोकार्बन वेल्डिंग में बेसिकली होता है क्या है, इसमें आपका हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है ऑक्सीजन गैस के साथ। थर्ड टाइप आपका दिया हुआ है प्रेशर वेल्डिंग, है ना। प्रेशर वेल्डिंग में ये भी आपका दो टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग और दूसरा होता है आपका प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है नी। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है आपका, हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। इट मीन्स इसमें हमारे दो प्लस बी और माइनस बी वाले क्या होंगे, दो इलेक्ट्रिक फेस होते हैं, जिसमें हमारी दो इलेक्ट्रोड लगाई जाती हैं, और इलेक्ट्रोड के साथ साथ जब हमारी दो इलेक्ट्रोड होती हैं उनके बीच क्या होता है, ये रखा जाता है, ठीक है भाई। और जो आपकी मेटल शीट होगी उसको दोनों को क्लैम्प करके वहाँ पर बांधा जाएगा और दोनों क्या करेगा, आपस में वहाँ पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है नी, बाई प्रेशर। जैसे हम अप्लाई करते हैं तो प्रेशर जब अप्लाई होता है मेटल शीट पर, तो वो क्या होती है अपनी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो क्या हो जाएगी, पिघल कर जुड़ जाती है ना। तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सेकंड टाइप्स का क्या है आपका, प्रेशर वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है, जोड़ पर दबाव डालकर धातु को क्या करना पड़ता है, वर्कपीस, जो आपका धातु वर्कपीस होता है उसको जोड़ा जाता है। इट मीन्स जो आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर वेल्डिंग को हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, विस्फोटक सामग्री द्वारा या गति के द्वारा या चुंबकीय पल्स के द्वारा क्या करते हैं, इसमें वेल्डिंग किया जाता है किसी भी दो मेटल को जोड़ने के लिए, ठीक है नी, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है नी। नेक्स्ट होता है आपका थीमाइट वेल्डिंग। थीमाइट वेल्डिंग जो कहलाता है, इसको हम रासायनिक
प्रतिक्रिया वाला वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर और मेटल ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है नहीं। जहाँ पर भी हमें वेल्ड किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरियों को जब जोड़ा जाता है तो उसके बीच क्या किया जाता है, उन दोनों पटरियों को जोड़ने से पहले उसमें कुछ मटेरियल को भर दिया जाता है और उसके साथ साथ है ना उसमें आग लगा दी जाती है ना। और आग लगाने के बाद जब क्या होता है, जो आपका मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं है ना, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो पिघल जाते हैं और पिघली हुई फॉर्म में उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या होता है, उसमें कम्प्लीटली जो मटेरियल है आपका वो फिल हो जाएगा और जिससे आपकी जो पटरी होंगी वह ना ठंडा होने पर वो जुड़ जाएंगी, ठीक है नहीं। मटेरियल आपका उसमें कम्प्लीटली फिल हो जाता है। तो ऑन साइट यूज किया जा सकता है थिमाइट वेल्डिंग को। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं यूनियन मेल्ट वेल्डिंग, है ना। तो यूनियन मेल्ट वेल्डिंग जो होता है बेसिकली ये पाउडर वेल्डिंग कहलाता है, ठीक है नहीं। पाउडर वेल्डिंग यह एक ऐसी विधि है जिसमें पाउडर कंबल का प्रयोग किया जाता है, पाउडर ब्लैंकेट का यूज किया जाता है। इट मीन्स जो हमारे पास क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड्स होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है और उसके साथ साथ हमें जहाँ पर वेल्डिंग करना होता है या किसी भी दो एलिमेंट्स को या दो मेटल की पार्ट्स को जोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पाउडर को फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद हम वहाँ पर उसमें स्पार्क या आग लगाकर, फायर लगाकर उसको क्या करते हैं, एक विंगली अवस्था में उस मेटल को जोड़ दिया जाता है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपका यूनियन मेल्ट वेल्डिंग किया जाता है। अगर हम बात करें कार्बन आर्क वेल्डिंग की, तो ये प्रोसेस जो इंट्रोड्यूस की गई थी जैमर के द्वारा की गई थी 1885 में। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देख लेते हैं वेल्डिंग कनेक्शन की जो लाभ होते हैं वो कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या क्या उसकी एडवांटेजेस होती हैं। पहला हम बात कर रहे हैं वेल्ड जॉइंट जो होते हैं आपके मोर रिजिड होते हैं। ए वेल्ड जॉइंट इज मोर रिजिड देन ए रिवेटेड जॉइंट, है ना। अगर रिवेटेड कनेक्शन की रेस्पेक्ट में हम बात करें तो आपके जो वेल्डिंग जोड़ होते हैं वो आपके ज़्यादा स्थायी होते हैं और जबकि रिवेटेड जॉइंट आपके क्या है वो थोड़े से कम स्थायी होते हैं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं वेल्डिंग टेक्स लेस टाइम देन रिवेटिंग ए जॉइंट, है ना। और जब हम वेल्डिंग करते हैं किन्हीं पार्ट को जोड़ने के लिए तो वेल्डिंग आपका कम समय लेता है जबकि आपका रिवेटिंग में ज़्यादा समय लगता है। थर्ड एडवांटेज क्या है आपकी, वेल्डेड स्ट्रक्चर आर कंपेरेटिवली लाइटर देन रिवेटेड स्ट्रक्चर, है ना। और वेल्डेड स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है, लाइट वेट होती है ना, इन कंपेरिजन टू रिवेट कनेक्शन या रिवेटेड स्ट्रक्चर के। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, आपका जो वेल्डिंग जो आपका किया जा रहा है उसमें आपका जो है मेटल कम यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। अगर हम रिवेटेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रिवेटेड स्ट्रक्चर में क्या है आपका वेट ऑफ रिवेट भी आपका क्या होता है, ऐड होता है, इसलिए आपका जो वेट होगा रिवेटेड कनेक्शन का वो ज़्यादा होता है, स्ट्रक्चर का ज़्यादा होता है और आपका वेल्डिंग स्ट्रक्चर का वेट जो होता है वो आपका कम होता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट है आपका साउंड, है ना, साउंड क्रिएशन, है ना। अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपका वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है ना। द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी नॉइज वेयर एज द प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग कॉज नॉइज, है ना। तो नॉइज पॉल्यूशन किस में कम होती है, वेल्डिंग में, और सबसे ज़्यादा किस में होती है, रिवेटिंग में। क्योंकि जब रिवेटिंग की जाती है तो बाई हैमरिंग करते हैं, है ना, बाई हैमरिंग जब वहाँ पर की जाती है तो आपका वहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट या प्रोड्यूस होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेल्डेड स्ट्रक्चर हैज़ बेटर अपीयरेंस एंड फिनिश देन रिवेटेड स्ट्रक्चर। जो आपकी वेल्डेड स्ट्रक्चर होती है उसकी अपीयरेंस जो दिखावट होती है वो उसकी अच्छी होती है ना, यानी आपकी क्लीन होती है, स्मूथ होती है। और जो आपकी रिवेटेड स्ट्रक्चर होती है उसकी जो अपीयरेंस और फिनिशिंग होती है वो आपकी रफ होती है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ वेल्डेड जॉइंट ग्रॉस सेक्शनल एरिया इज इफेक्टिव वेरियस एज रिवेट जॉइंट्स, है ना। अगर रिवेट जॉइंट्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो आपका जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है प्लेट्स का या किसी भी मेंबर्स का वो पूरा कंप्लीटली यूज किया जाता है। और रिवेटेड कनेक्शन में क्या होता है, उसमें से जब हम प्लेट में अगर हम छिद्र कर देते हैं तो छिद्र का जो एरिया होता है वो आपका लेस किया जाता है, इसलिए आपका जो होल जो ग्रॉस क्रॉसनल सेक्शनल एरिया है वो रिवेट कनेक्शन में कम यूज किया जाता है, यानी आपका जो इफेक्टिव ग्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है वेल्डिंग कनेक्शन में, ठीक है नहीं। और रिवेटेड कनेक्शन में आपका वो कम कर दिया जाता है रिवेट होल के एरिया से, ठीक है नहीं। 7 ए वेल्डेड जॉइंट हैज़ मोर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू रिवेटेड जॉइंट, है ना। और वेल्डिंग जॉइंट की जो होती है सबसे ज़्यादा सामर्थ्य होती है किसके रेस्पेक्ट में, एज कम्पेयर टू रिवेट जोड़ के रेस्पेक्ट में, ठीक है नहीं। 8वां आपका दिखा रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज मोर इजियर देन रिवेटेड जॉइंट, है ना। और रिपेयर और मेंटेनेंस जो होता है वेल्डेड जॉइंट का वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है और जबकि रिवेटेड जॉइंट का दिक्कत से होता है, डिफिकल्टी के द्वारा होता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे
मेंबर ऑफ डिफरेंट शेप्स विच कैन नॉट बी रिवेटेड, जो आपके डिफरेंट शेप्स के मेंबर होते हैं, जैसे कि आपका त्रिभुजाकार हो गए, त्रिभुजाकार मेंबर हो गए, या ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, है ना, या बैंडेड शेप में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवेट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, इजीली वेल्डेड कर सकते हैं, ठीक है नहीं, उसको आसानी से वेल्डेड के द्वारा जोड़ा जा सकता है, जबकि रिवेट कनेक्शन को हम वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं आसानी से, ठीक है नहीं। 10 एडवांटेजेस की बात करें तो वेल्डेड जॉइंट आर ऑफन इकोनॉमिकल देन रिवेटेड जॉइंट्स, और जो आपके वेल्डेड कनेक्शन होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, तो वेल्डिंग जॉइंट जो होते हैं आपके वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं एज कम्पेयर टू रिवेट जॉइंट। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको ये 10 एडवांटेजेस जो होगी समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, कि वेल्डेड कनेक्शन के क्या क्या नुकसान है। तो हम इस नुकसान देख लेते हैं, यानी उसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं तो मोस्ट स्किल्ड लेबर यहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड होती है, और सुपरविजन भी यहाँ पर चाहिए होता है, बिकॉज वेल्डिंग में आपका क्या चाहिए, आपको स्किल लेबर चाहिए, ठीक है नहीं। स्किल लेबर के साथ साथ सुपरविजन भी चाहिए, बिकॉज अगर हम कोई थिन प्लेट्स को वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो वेल्डिंग है ना, वो प्लेट्स भी क्या हो सकती है, वहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो सकती है ना, फ्यूजन के द्वारा उसमें क्या हो सकता है, होल हो सकता है ना, और उसमें हम बेल्ट जो आपकी बेल्ट की जो थिकनेस होती है वो भी आपको क्या करनी पड़ती है, वो समान रूप से एक साथ यानी अप्लाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर 3 mm का वेल्ड कर दिया, कहीं पर 4 mm का कर दिया, तो हमें क्या करना होता है, एक समान रूप से जितनी थिकनेस हमारी निकल के आएगी उस थिकनेस के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर वेल्डिंग करना होता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, द इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ वेल्डेड कनेक्शन आर मोर डिफिकल्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग है वेल्डेड कनेक्शन की, वो आपकी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जबकि रिवेट कनेक्शन में आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव, मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव दैन रिवेटेड कनेक्शन। रिवेट कनेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, मेंबर्स में हैमरिंग करके, प्रेशर अप्लाई करके क्या सकते चेक कर सकते हैं, जबकि वेल्डेड कनेक्शन में आप अगर इंस्पेक्शन कर रहे हैं या सुपरविजन कर रहे हैं तो आपकी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा पैसा लगता है वेल्डेड कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए, ठीक है नहीं। देयर इज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर इज इन वेल्डेड जॉइंट्स दैन इन रिवेटेड जॉइंट्स। अगर हम ब्रिटल फ्रैक्चर की बात करें, फ्रैक्चर यानी टूटने की बात करें, तो सबसे ज़्यादा फेलियर के चांसेस किस में रहते हैं, वेल्डेड जॉइंट्स में रहते हैं एज कम्पेयर टू रिवेटेड जॉइंट, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, इफ ए स्ट्रक्चर इज अंडर फटीग स्ट्रेसेस ए वेल्डेड जॉइंट फेल अर्लियर देन रिवेटेड जॉइंट। अगर कोई स्ट्रक्चर फटीग स्ट्रेस यानी फटीग प्रतिबल उस पर आ रहा है तो आपका हो सकता है आपका वेल्डेड जॉइंट फेल हो जाए ज़्यादा, सबसे पहले फेल होने के चांसेस रहते हैं रिवेट जॉइंट से, ठीक है नहीं। रिवेटेड जॉइंट से इसका कंपेयर किया गया है कि रिवेट जॉइंट के कंपेयर में अगर किसी स्ट्रक्चर पर क्या आ रहा है, फटीग स्ट्रेस आ रही है, तो आपका वेल्डेड जॉइंट क्या हो सकता है, जल्दी ही फेल होने के चांसेस रहते हैं या फेल हो सकता है, ठीक है नहीं। फिफ्थ डिसएडवांटेज की बात करें, द मेंबर आर लाइकली टू बी डिस्टॉर्टेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। जो आपके मेंबर होते हैं वो लाइकली क्या हो जाते हैं, कभी कभी बैंड हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है नहीं, ऐठन आ जाती है, या कभी कभी जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है या एक्सेसिव कूलिंग हो जाती है तो वहाँ पर आपका मेंबर्स हीटिंग और कूलिंग के द्वारा क्या हो सकता है, कुबड़ा हो सकता है, ठीक है भाई, या उसमें होल हो सकता है। 6 डिसएडवांटेज क्या है, द वेल्डेड जॉइंट्स आर ओवर रिजिड्स, ठीक है नहीं। जो आपके जो वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं वो आपके ओवर रिजिड्स होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं, बिकॉज वेल्डिंग क्या कर सकता है, वो आपको वो फिक्स कर देता है, ठीक है नहीं। और इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस भी, जो उसका रिपेयर और मेंटेनेंस होता है वो ज़्यादा ईजिली से हो जाता है, और जबकि है ना, तो इस तरीके से आपकी डिसएडवांटेज हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट्स जॉइंट्स, ठीक है नहीं। तो टाइप्स ऑफ बेल्ट्स हम बात करते हैं यहाँ पर, द डेवलपमेंट वर्क एंड आर्क वेल्डिंग इंटेंसिफाइड बिटवीन 1880 एंड 1900, ठीक है नहीं, यानी 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, आर्क वेल्डिंग को क्या किया गया था, इंटेंसिफाइड किया गया था। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर पाया था कि फ्लैट वेल्ड, जो आपका वेल्ड जो होता है वो 2 टाइप से किया जाता है, फ्लैट वेल्ड और बट वेल्ड, ठीक है नहीं। तो फ्लैट वेल्ड में क्या होता है, आपकी 2 मेंबर्स को, है ना, 2 मेंबर्स को ओवरलैपिंग के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी एक दूसरे को रखकर ऊपर रखकर जोड़ा जाता है, जबकि
बट वेल्ड में क्या होता है, किन्हीं भी दो प्लेट्स को या किसी भी दो मेंबर्स को या किसी भी दो एंगल सेक्शन को किनारे से किनारा मिलाकर जोड़ा जाता है या वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है नहीं। तो फ्लैट वेल्ड जो होता है आपका वो ओवरलैपिंग के द्वारा किया जाता है, जैसे आपका डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट डायग्राम में आपको दिखाया गया है, इसमें आपका क्या है, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को खड़ा किया गया है और खड़ा करने के बाद इसमें क्या किया है, ओवरलैपिंग या आपका फ्लैट वेल्ड किया गया है, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही हम देख पा रहे होंगे, है ना, फ्लैट वेल्ड क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैप वेल्ड। इसको हम लैप वेल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो मेंबर्स जोड़े जाते हैं वो लैपिंग के द्वारा जोड़े जाते हैं। और फ्लैट वेल्ड इज यूज्ड व्हेन द मेंबर टू बी कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर, है ना। और फ्लैट वेल्ड हम कब यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जब हमारे दो मेंबर्स या दो एलिमेंट्स, है ना, कनेक्ट किए जाते हैं जब एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप किए हों, जैसे कि फिगर में आपको 3.1 में आपको दिखाया गया है, ठीक है नहीं। फ्लैट वेल्ड्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला साइड वेल्ड, है ना। साइड फ्लैट वेल्ड क्या होता है, ये फ्लैट वेल्ड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द अप्लाइड लोड, है ना। वह वेल्ड जिसकी जो एक्सिस है या जिस एक्सिस पर हमने वेल्ड किया है ना, वो पैरेलल होती है लोड के, अप्लाइड लोड के पैरेलल होती है, तो उसको हम बोलते हैं साइड फ्लैट वेल्ड। और इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैट वेल्ड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका होता है एंड फ्लैट वेल्ड। एंड फ्लैट वेल्ड में ए फ्लैट वेल्ड हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड एज एंड फ्लैट वेल्ड, इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स फ्लैट। जैसे कि आपका ये दिखाया गया है, ये आपका एंड फ्लैट वेल्ड यहाँ पर दिखाया गया है ना। और ये क्या है आपका, किससे परपेंडिकुलर है, अप्लाई लोड के। यहाँ पर अगर लोड लगाया जाए हमारे इस डायरेक्शन में तो आपका इसके क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम क्या करते हैं, वेल्ड किया जाता है किसी मेंबर्स पर ओवरलैपिंग के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं एंड फ्लैट वेल्ड। क्लियर है। ये आपका नीचे साइड फ्लैट वेल्ड दिखाया गया है, ये क्या है आपका लोड के पैरेलल साइड में जब हम वेल्ड अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइड फ्लैट वेल्ड। अगर हम लोड के डायगोनल एक्सिस पर वेल्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल फ्लैट वेल्ड, जैसे कि आपका ये किया गया है, ठीक है नहीं। ए डायगोनल फ्लैट वेल्ड हुज एक्सिस इज इंक्लाइंड टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज नाउन एज डायगोनल फ्लैट। इसको हम बोलेंगे डायगोनल फ्लैट लोड्स, फ्लैट वेल्ड इसको हम बोलते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड, फ्लैट वेल्ड आर ऑफ फ्लोइंग टाइप्स। अगर अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ फॉर्मेशन की बात करें या बनाने की बात करें तो जब हम वेल्डिंग करते हैं, है ना, जब हम वेल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फॉर्मेशन बन रही है वेल्डिंग की, तो हमारे फ्लैट वेल्ड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि आपका कॉनकेव फ्लैट वेल्ड्स, है ना, कॉनकेव फ्लैट वेल्ड। इसमें क्या होता है, कॉनकेव फ्लैट वेल्ड में ए फ्लैट वेल्ड इन विच द फेस ऑफ वेल्ड इज कनकेव, यानी वो अंदर की ओर अगर क्या हुआ है, अंदर की ओर बैठा हुआ है या अंदर की ओर इस तरीके से राउंड हो रहा है ना, अंदर की ओर गहरा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव स्ट्रक्चर। जैसे कि आपका ये कॉनकेव फ्लैट वेल्ड आपका दिखाया गया है फिगर 3.5 में। आपका जो आपकी ऊपरी सरफेस है वो आपकी क्या हो रही है, कॉनकेव में जा रही है, ठीक है नहीं। ऊपरी सरफेस क्या है आपकी, कॉनकेव बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव फ्लैट वेल्ड। और कॉन्वेक्स में आपका क्या होता है, जो आपकी ऊपरी सरफेस होती है वो बाहर की ओर निकली होती है या उथली होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स फ्लैट वेल्ड। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मीटर फ्लैट वेल्ड, जो कि आपका क्या होता है, ओनली मीटर फ्लैट वेल्ड में आपका क्या होता है, वो एक फ्लैट वेल्ड यानी इंक्लाइंड लेयर बन जाता है, इसको हम बोलते हैं मीटर फ्लैट वेल्ड। ये फ्लैट वेल्ड इन विच फेस ऑफ द वेल्ड इज फ्लैट, जिसमें आपका जो फेस होता है, जो ऊपरी सतह होती है वो आपकी फ्लैट होती है, तो उसको हम बोलते हैं मीटर फ्लैट वेल्ड, उसको हम बोलेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका होता है बट वेल्ड, है ना, बट वेल्ड जॉइंट, है ना। और बट वेल्ड जॉइंट में हम पढ़ेंगे बट वेल्ड। तो बट वेल्ड इज यूज्ड व्हेन द मेंबर टू बी कनेक्टेड वेयर नॉट ओवरलैपिंग, है ना। बट वेल्ड इज यूज्ड व्हेन द मेंबर टू बी कनेक्टेड वेयर नॉट ओवरलैपिंग, जब मेंबर को क्या करना था, ओवरलैपिंग के द्वारा ना जोड़कर एंड टू एंड यानी सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है या सिरे से सिरा मिलाकर वेल्ड किया जाता है, तो उस वेल्ड को हम कहते हैं बट वेल्ड। उस वेल्ड को क्या कहेंगे, बट वेल्ड हम कहेंगे। जैसे कि आपको ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका सिंगल बी वेल्ड, डबल बी वेल्ड, ठीक है नहीं। तो सिंगल बी वेल्ड आपका, बट वेल्ड आपका दिखाया गया है यहाँ पर, है ना। सिंगल बी वेल्ड आपका यहाँ पर दिखाया गया है ये, है ना। उसके बाद डबल बी वेल्ड, है ना, डबल बी वेल्ड आपका कहाँ पर होगा, डबल बी वेल्ड आपका ये है, ठीक है नहीं। ये आपका कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ऊपर,
ये आपका बी टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। और सिंगल यू बट वेल्ड भी होता है, जैसे कि आपका ये दिखाया गया है, कप टाइप आपका बन रहा है, इसको हम बोलते हैं यू शेप, है ना, यू शेप सिंगल यू बट वेल्ड, यानी आपका एक तरफ बना है, अगर ये बोथ साइड बनता है तो उसको हम बोलते हैं डबल यू बट वेल्ड। ऐसे ही आपका स्क्वायर बट वेल्ड होता है, तो स्क्वायर में आपका एक स्क्वायर फॉर्म में यानी स्क्वायर के शेप में आपको वेल्ड होने के बाद दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर बट वेल्ड, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही हम 6 की बात करें सिंगल बेवल बट वेल्ड, तो सिंगल बेवल में आपका ये आपका जो दिखाया गया है इस तरीके से आपका डायग्राम बेवल्ड के फॉर्म में दिखाई देगा। और डबल बेवल बट वेल्ड में आपका इस तरीके से अगर बेल्ट हमारा दोनों साइड आपका दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं डबल बेवल बट वेल्ड, ठीक है नहीं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लैट वेल्ड। अब फ्लैट वेल्ड जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर तो हमारे क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, जैसे कि आपका साइज ऑफ वेल्ड यानी वेल्ड का साइज यानी आकार कितना होना चाहिए। तो ये मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट वेल्ड हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 816 या 800 2007 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपने IS कोड में देख सकते हैं। हैज रिकमेंडेड द मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट वेल्ड फॉर अ डिफरेंट प्लेट थिकनेस, ये रिकमेंड किया गया है, जैसे कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, अप टू द इंक्लूडिंग 10 mm, है ना, आपका ये टेबल दिखाई गई है, पॉइंट आपका लिखा है अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm। अगर आपकी प्लेट की जो थिकनेस है वो आपकी 10 mm तक है या 10 mm के अंदर है तो आप वहाँ पर मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट कितना अप्लाई करेंगे, यानी कम से कम जो आपकी थिकनेस ऑफ द बेल्ट यानी मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट कितना होगा, ये आपका 3 mm का बेल्ट वहाँ पर किया जाएगा, ठीक है नहीं। ऐसी सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे ओवर 10 mm, यानी अगर 10 mm से ज़्यादा थिकनेस की प्लेट हमारे पास है अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm, यानी रेंज आपकी दे दी गई है यहाँ पर कि अगर प्लेट की थिकनेस 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर के बीच है तो जहाँ पर हम 5 मिलीमीटर का बेल्ट अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ ही यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ओवर 20 mm अप टू इंक्लूडिंग 32 mm, ठीक है नहीं। अगर 20 mm से का ज़्यादा है थिकनेस और 32 mm से कम थिकनेस की प्लेट हमारे पास है, अगर उसको हम वेल्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम 6 mm का बेल्ट अप्लाई करेंगे, यानी साइज ऑफ बेल्ट कितना हो जाएगा मिनिमम 6 mm, यानी 6 mm से नीचे हम क्या करेंगे साइज अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। अगर 32 mm से ज़्यादा प्लेट है मोटी ज़्यादा है, अगर उसकी मोटाई 32 mm से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर 9.5 mm क्या करेंगे थिकनेस का यानी मोटा बेल्ट वहाँ पर अप्लाई करेंगे। माइनस एस मिनिमम यानी मिनिमम साइज आपका 3 होता है तो 9.5 माइनस 3 यहाँ से करेंगे तो आपका 6.5 mm हम यहाँ पर और 32 mm यानी मिनिमम साइज आपका ये हो जाएगा 6.5 mm, ठीक है नहीं। नोट लिखा हुआ है नीचे द व्हेन द मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट इज ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, अगर मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट यानी कम से कम साइज आकार फ्लैट बेल्ट का अगर ज़्यादा है थिकनेस यानी थिनर पार्ट यानी किसी भी प्लेट की थिकनेस से ज़्यादा है तो मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट शुड बी केप्ट इक्वल टू द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। तो हम जो मिनिमम साइज ऑफ द बेल्ट रखेंगे वो थिनर पार्ट की जो थिकनेस होगी उसी के इक्वल रखेंगे, ठीक है नहीं। ये आपका नोट हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर फ्लैट बेल्ट का साइज ग्रेटर हो आ रहा है मिनिमम, सपोज डेट हमारी जो मिनिमम साइज है 3 mm है और आपकी जो प्लेट की थिकनेस है वो 2 mm है, तो उस केस में जो हम मिनिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट रखेंगे वो 2 mm ही रखेंगे ना कि 3 mm, ठीक है नहीं। इसका कहने का मतलब ये है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेनफोर्समेंट, ये दो प्लेट्स को क्या गया है लैप जॉइंट के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें साथ ABC आपका एक ट्रायंगल दिखाया गया है। AB क्या है आपका प्लेट की थिकनेस है और BC भी आपका क्या है आपका ये थ्रोट थिकनेस कहलाता है, यानी अगर हम B और C की बात करें तो ये क्या कहलाएगा आपका थ्रोट थिकनेस कहलाता है, ठीक है भाई। ऐसे ही हमारा ये कितना होता है आपका या थ्रोट थिकनेस हमारा जो B और D के बीच जो आपका डिस्टेंस होता है B to D जो डिस्टेंस आपका कहलाएगा ये क्या कहलाएगा आपका थ्रोट थिकनेस यानी गले की मोटाई इसको बोल सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो आपका उभरा हुआ फेस है D पॉइंट से अब जो आपका ये कॉन्वेक्स टाइप है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल 1 to 3 mm यहाँ पर फिल किया जाता है, इसको हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट। और AB के बीच जो प्लेट की मोटाई के बराबर अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेल्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं साइज ऑफ बेल्ट, ठीक है भाई। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे साइज ऑफ बेल्ट क्या होगा प्लेट की मोटाई के थिकनेस के बराबर या उससे कम होगा, तो साइज ऑफ बेल्ट आपका B to C या A to B जो आपकी जो बेल्ट की मोटाई रहेगी ये क्या कहलाएगा साइज ऑफ बेल्ट कहलाएगा। और B to D जो इंक्लाइंड जो
थिकनेस रहेगी बेल्ट की, उसको हम बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट। तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट जो होता है इन केस ऑफ स्क्वायर एज, अगर प्लेट की जो किनारे हैं वो कैसे हैं आपके स्क्वायर में है, ठीक है नहीं, कोने बने हुए हैं, कॉर्नर्स हैं, है ना, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट होता है वो कितना होता है, थिकनेस माइनस एज माइनस 1.5, यानी जो किनारों की मोटाई होगी उसमें से हम 1.5 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये आपका मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपके कोने कैसे हैं, कोने रोमा है या स्क्वायर एज में है, ठीक है नहीं, स्क्वायर किनारे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी थिकनेस में से 1.5 माइनस कर देंगे तो आपका मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट निकल के आ जाएगा। और जबकि मिनिमम हमारा कितना होता है 3 mm, ठीक है नहीं, 3 मिलीमीटर। सेकंड केस दिया हुआ है इन केस ऑफ राउंड टॉय, अगर आपका जो है जो प्लेट्स है, दो उसके किनारे हैं, जो उसके कॉर्नर्स हैं वो आपके कैसे हैं, राउंड बनाए गए हैं, राउंड टॉय हैं और फिर रोल स्टील सेक्शन के बनाए गए हैं, तो मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट जो हो जाएगा 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ राउंडेड टॉय, ठीक है नहीं, यानी 3/4 टाइम होगा किसका, थिकनेस का, किसका, जो आपके किनारा है या राउंडेड टॉय की जो थिकनेस है उसका 3/4 हम यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है कि हमें कितनी लेंथ तक क्या करना है, बेल्ट करना है। सपोज दैट हमारे पास एल लेंथ की कोई प्लेट है ना, अब उस प्लेट पर हम कितनी लंबाई तक बेल्ट करें ताकि हमारा जो है स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाए, अच्छी रहे, ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ लेते हैं वो आपका कितनी दूर तक हमें बेल्ट करना है ये हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपका द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट इज दैट लेंथ ऑफ बेल्ट इन विच स्पेसिफाइड साइज एंड थिकनेस ऑफ बेल्ट इज अवेलेबल, ठीक है नहीं, कि कितने साइज का हम बेल्ट कर रहे हैं, थिकनेस ऑफ बेल्ट कितना है, थ्रॉट थिकनेस कितना है, अवेलेबल है। इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, जब हम प्रैक्टिकल पर्पज की बात करें, द इफेक्टिव लेंथ इज टेकन एज इक्वल एज एक्चुअल लेंथ माइनस ट्वाइस द साइज ऑफ बेल्ट, यानी जो आपकी टोटल लेंथ ऑफ द प्लेट होगी माइनस 2 इंटू साइज ऑफ बेल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वहाँ पर निकल के आ जाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट, निकल के यहाँ पर आ जाएगा कि हमें बेल्ट कितनी लंबाई तक अप्लाई करना है। इसके साथ साथ ही हम थ्रॉट थिकनेस निकालते हैं, थ्रॉट थिकनेस स्मॉल टी निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है K इंटू एस, जहाँ पर K क्या है आपका एक फ्यूजन कोफिशिएंट है ना, जो एंगल्स पर निकाला जाता है, डिफरेंट एंगल्स और फ्यूजन्स फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका ये टेबल दिखाया गया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जैसे कि एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, के दोनों फेसेस के बीच में कितने एंगल पर प्लेट हमारी जोड़ी जा रही है। जैसे कि हम 60 to 90 डिग्री पर अगर किसी दो प्लेट को जोड़ रहे हैं या दो एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं या दो मेंबर्स को हम इतने 60 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ रहे हैं, तो हमारा कांस्टेंट K की वैल्यू हमारी 0.7 होती है। ऐसे ही आगे दिया हुआ है, अगर 91 डिग्री से 100 डिग्री के बीच इस एंगल पर क्या कर रहे हैं, कोई दो मेंबर्स को हम जोड़ पा रहे हैं, तो उसको उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0.65, यानी हम 0.05 क्या करते जाएंगे, लेस करते जाएंगे, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं 10-10 डिग्री बढ़ाकर, ठीक है नहीं। 101 से 106 के बीच 0.60 होगा, 107 से 113 के बीच 0.55 और 114 से 120 के बीच 0.50 होगा, ठीक है नहीं। नोट में पढ़ लेते हैं, नोट आपका दिया हुआ है यहाँ पर, नोट इफ द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस लेस देन 60 डिग्री, अगर किसी भी फ्यूजन फेसेस का एंगल 60 डिग्री से कम है और 120 डिग्री से ज़्यादा है तो वहाँ पर फ्लैट वेल्ड नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। अगर 60 डिग्री से कम पर हम क्या कर रहे हैं, किसी दो मेंबर को जोड़ रहे हैं या 120 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर उस दो मेंबर्स को जोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर हम फ्लैट वेल्ड को अप्लाई नहीं करते हैं, हम वहाँ पर बट वेल्ड अप्लाई करेंगे। क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट कितना होगा और थ्रॉट थिकनेस कितनी होगी, साइज ऑफ बेल्ट कितना होगा, मिनिमम मैक्सिमम कितना लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आइए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ हम बात करने जा रहे हैं एंड रिटर्न्स, है ना। एंड रिटर्न्स क्या होता है आपका, जैसे कि आपका ये दिखाया गया है, यहाँ पर आपका ये लेंथ ऑफ द बेल्ट अप्लाई किया गया है, ये लेंथ ऑफ द बेल्ट अप्लाई किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लेंथ ऑफ द बेल्ट, ओहो, जैसे कि ये है आपका लेंथ ऑफ द बेल्ट अप्लाई किया गया है, ये है ना, ये आपका लेंथ ऑफ द बेल्ट है ना। यहाँ पर आपका फोर्स लगा है, इधर भी आपका अपोजिट फोर्स भी लगा होगा, ठीक है नहीं। तो ये इसको जो आपका एंड है, ये आपका जो एंड यहाँ पर हो रहा था, हमने कुछ क्या करा है, टर्न किया हुआ है 90 एंगल पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड टर्न लेस नॉट लेस देन ट्वाइस द बेल्ट साइज, यानी हम 2 टाइम्स लेंगे किसका, बेल्ट साइज का, यानी 2 टाइम्स लेंगे 2s, ठीक है नहीं। 2s हम यहाँ तक इसको अप्लाई करते हैं, 2s लेंथ तक इसको करेंगे
90 एंगल पर इसको और एंड पर करेंगे ताकि आपका बेल्ट की जो पकड़ हो सके वो ज़्यादा हो, ठीक है नी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंड साइड बेल्ट की। तो एंड रिटर्न आपका 2 टाइम्स होना चाहिए किसका, बेल्ट साइज का, ठीक है नी। द एंड ऑफ द फ्लैट बेल्ट्स आर टर्न अराउंड द कोर कॉर्नर्स एज शोन इन फिगर। जैसे आपका कॉर्नर्स पर बेल्ट किया गया है, किनारों पर घुमाकर आपने बेल्ट किया है ना। तो ये जो आपका बेल्ट घुमाकर किया गया है, एक्स्ट्रा किया गया है, और यह कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है साइज ऑफ द बेल्ट का, ठीक है नी। द टर्न अराउंड पोर्शन ऑफ द फ्लैट बेल्ट इज नोन एज एंड रिटर्न। और जो आपका टर्न किया गया है, 90 एंगल पर बेंड किया गया है, इसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड, ठीक है नी, या एंड रिटर्न इसको बोलते हैं। और एंड रिटर्न शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द बेल्ट साइज। एंड रिटर्न शुड बी अप्लाइड पर्टिकुलरली टू साइड एंड टॉप फिल्ड बेल्ट इन टेंशन। अगर टेंशन जोन में आपका फ्लैट बेल्ट किया गया है तो हम इसको पर्टिकुलर साइड पर या टॉप फील्ड बेल्ट साइड पर क्या करेंगे, टेंशन जोन में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपका होता है ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग कितना होना चाहिए आपका, द ओवरलैपिंग ऑफ द मेंबर इन अ लैप जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 5 टाइम, है ना। कितना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए थिनर मेंबर का, ठीक है नहीं, यानी 5 टाइम ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर हम लेते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है नहीं। तो कितनी डिस्टेंस को करना है, हमें चढ़ा कर रखना है। जैसे कि आपका ये एक दूसरे के ऊपर क्या क्या है, पहले ओवरलैपिंग किया गया है, तो ओवरलैपिंग जो हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए ये 5 गुना होनी चाहिए किसका, थिकनेस का, ठीक है नहीं। जो सबसे कम थिकनेस होगी T1 और T से जो भी थिकनेस सबसे कम होगी, जो मिनिमम होगी, उसका ही क्या कर लेते हैं 5 गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये ओवरलैपिंग वहाँ पर चढ़ा कर देंगे, बेल्ट कर दिया जाता है, ठीक है नहीं। इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। साइड फ्लैट, साइड फ्लैट यानी जब हम फोर्स के क्या करते हैं पैरेलल वेल्डिंग किया जाता है तो ये क्या बोलते हैं साइड फ्लैट, ठीक है नहीं। द लेंथ ऑफ द साइड फ्लैट वेल्ड इन केस ऑफ लैप जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इन शोन इन फिगर, ठीक है नहीं। जितना भी आपका ओवरलैपिंग किया गया है उतनी ही साइड करना पड़ेगा, हमें बेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड फ्लैट शुड नॉट बी मोर देन 16 टाइम देन थिनर मेंबर कनेक्टेड, ठीक है नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करें तो ये कितना होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए आपका, 16 गुना से कम नहीं होना चाहिए थिनर मेंबर के थिकनेस के, ठीक है नहीं। ये आपका दिया भी हुआ है नीचे, है ना, जैसे कि आपका लिखा हुआ है फोर साइड फ्लैट डी इज नॉट लेस देन एच। एच क्या है आपका, मेंबर जो प्लेट है उसकी जो ओवरलैपिंग जो मेंबर है उसकी विड्थ है, और एच इज नॉट ग्रेटर देन 16 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ठीक है नहीं। यानी जो साइड फ्लैट आपका होगा ये आपका कितना होना चाहिए, 16 टाइम ऑफ थिनर मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 16 टाइम टू थिकनेस ऑफ द फ्लैट वेल्ड हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है नहीं। ऐसे हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड की। तो इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड जो होता है आपका, इंटरमीडिएट फ्लैट वेल्ड आर प्रोवाइडेड व्हेन द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर कैलकुलेटेड स्ट्रेस इज लेस देन द कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ द जॉइंट। दीज आर प्रोवाइडेड द स्मॉल लेंथ इन विच in between any length of the intermittent belt should not be less than 4 times and the belt size or 40 mm, ठीक है नहीं। तो जो आपका इंटरमीडिएट फ्लैट बेल्ट होता क्या है बेसिकली, जब हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा लेंथ यानी जो आपकी लेंथ ऑफ एक्स्ट्रा आती है, बेल्ट लेंथ अगर ज़्यादा आ जाती है मेंबर्स की ओवरलैपिंग डिस्टेंस और साइड डिस्टेंस से, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कुछ इंटरमीडिएट क्या करते हैं, कुछ वहाँ पर क्या कर देते हैं सेक्शन काट लेते हैं, और सेक्शन काटने के बाद साथ साथ जो आपकी इंटरमीडिएट फ्लैट बेल्ट की लेंथ होती है वहाँ पर अप्लाई की जाती है, और ये किससे कम नहीं होनी चाहिए 4 टाइम्स ऑफ द बेल्ट साइज, या 4S या 40 mm से कम नहीं होनी चाहिए, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी ज़्यादा हो वही हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं। द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन टू लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट बेल्ट शुड नॉट बी एक्सीड 16 टाइम और 4 टेंशन और 12 टाइम फॉर कंप्रेशन। अगर कोई इंटरमीडिएट हम बेल्ट कर रहे हैं तो उसके बीच जो हमारी गैप होना चाहिए वो गैप आपका 16 टाइम होना चाहिए, 16 टाइम ऑफ थिकनेस होना चाहिए किसके, टेंशन मेंबर के लिए, और कंप्रेशन मेंबर के लिए कितना होना चाहिए आपका 12 गुना होना चाहिए थिकनेस का, ठीक है नहीं। इन क्लियर स्पेसिंग इन एनी केस शुड नॉट बी मोर देन 200 mm। अगर क्लियर स्पेसिंग की बात है तो ये आपकी 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ फट बेल्ट, साइज ऑफ बेल्ट, द साइज ऑफ बेल्ट is specified by effective throat thickness. The extra belt, that is the reinforcement, is at least 10% greater than the thickness of the belt material, ठीक है नहीं। साइज ऑफ बेल्ट की बात यहाँ पर चल रही है, तो साइज ऑफ बेल्ट जो होता है वो स्पेसिफाइड रहेगा किसके द्वारा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के द्वारा ही हम क्या करते हैं साइज ऑफ बेल्ट को स्पेसिफाइड करते हैं, और एक्स्ट्रा बेल्ट जो किया जाएगा डैट इज
रेनफोर्समेंट यानी जो हमने वहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया था 2%, ये कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10% कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए थिकनेस ऑफ द बेल्टेड जॉइंट से, या बेल्टेड मटेरियल की थिकनेस से 10% हम ज़्यादा एक्स्ट्रा बेल्ट दैट इज एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हम वहाँ पर लेंगे, ठीक है नहीं। थ्रोट थिकनेस की बात करें, इन केस ऑफ कंप्लीट पेंट्रेशन ऑफ बेल्ट, अगर हमने क्या किया है, कंप्लीट पेंट्रेशन कर दिया है बेल्ट का, जो मेंबर्स है हमने उसकी पूरी थिकनेस पर क्या किया है, पेंट्रेट किया है, पूरी थिकनेस पर क्या किया है, बेल्ट किया है, तो उस केस की बात कर रहे हैं। द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इक्वल टू द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर कनेक्टेड, ठीक है नहीं। अगर हमने कंप्लीटली पेंट्रेट किया है तो थ्रोट थिकनेस आपकी उस प्लेट की थिकनेस के बराबर हो जाएगी। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेंट्रेशन, अगर हम वहाँ पर उसकी थिकनेस के बराबर बेल्ट नहीं किया है, पार्शली किया है, तो द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर कनेक्टेड, जो आपका कम थिकनेस का मेंबर कनेक्ट किया गया होगा उसकी थिकनेस के बराबर होगा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है नहीं। इफेक्टिव लेंथ की बात करें, इट इज़ द लेंथ ऑफ द बेल्ट विच द रिक्वायर्ड साइज ऑफ बेल्ट इज डन, ठीक है नहीं। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ये लेंथ वह लेंथ है, वह लंबाई है जो रिक्वायर्ड साइज ऑफ बेल्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर बेल्ट की जानी है या की गई है, ठीक है नहीं। इफेक्टिव एरिया क्या होगी, द इफेक्टिव एरिया ऑफ वट बेल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट, ठीक है नहीं। इफेक्टिव एरिया क्या होगी, इफेक्टिव एरिया बट बेल्ट इज प्रोडक्ट कितना किसका होता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ, यानी टी इंटू एल करेंगे तो आपका यहाँ पर इफेक्टिव एरिया आ जाएगा बट वेल्ड का, क्योंकि बट वेल्ड क्या है आपका एंड टू एंड जोड़ा जाता है, और एंड टू एंड जोड़ा जाता है तो आपका वहाँ पर दो प्लेट्स के बीच कुछ गैप करके जोड़ा जाएगा, और जो आपका बेल्ट होगा वो कम्प्लीटली पेंट्रेट किया जाएगा। और अगर आपकी थिकनेस एक मेंबर की ज़्यादा एक मेंबर की कम है तो उस केस में आपकी पार्सली पेंट्रेट किया जाएगा, यानी उसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट पेंट्रेशन। और इसी के केस में हम जो आपका थिनर मेंबर होगा उस थिनर मेंबर के बराबर क्या रखते हैं हम थ्रोट थिकनेस रखेंगे, ठीक है भाई। परमिजुअल स्ट्रेसेस आपकी दी हुई है बेल्ट की, तो परमिजुअल स्ट्रेस की हम बात करें, एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन थ्रोट सेक्शन ऑफ द बेल्ट। अगर एक्सियल टेंसाइल फोर्स आ रहा है या कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस और अक्षीय तनन प्रतिबल और अक्षीय संपीड़न प्रतिबल के लिए जो आपका थ्रोट सेक्शन है, ऑन थ्रोट सेक्शन पर जो आपका प्रतिबल लग रहे हैं बट बेल्ट पर, ये कितना लेते हैं हम 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेंगे। और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए, अधिकतम बंकन प्रतिबल के लिए, टेंशन और कंप्रेशन के लिए हम 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी अधिकतम कर्तन प्रतिबल के लिए 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे। ये क्या होती है आपकी परमिजुअल स्ट्रेसेस होती है बेल्ट की, ठीक है नहीं। तो याद रखेंगे, अगर हम टेंशन में यूज कर रहे हैं तो 150 लेंगे, कंप्रेसिव में यूज कर रहे हैं एक्सियल लोड आ रहा है या अक्षीय भार आ रहा है, अक्षीय लग रहा है ना, तो उसके लिए हम जो है एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस या एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो लेते हैं वो 150 लेते हैं। और मैक्सिमम बेंडिंग यानी अधिकतम नमन प्रतिबल जो लेंगे वो आपका वो 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे। और मैक्सिमम शियर यानी कर्तन लग रहा है, अधिकतम कर्तन स्ट्रेस प्रतिबल आ रहा है तो 108 लेंगे, ठीक है नहीं। नोट्स 1 में आपका क्या लिखा हुआ है, द परमिजुअल स्ट्रेस इन शियर एंड इन टेंशन आर रिड्यूस टू 80% व्हेन द वेल्डिंग इज डन इन द बेल्ट, ठीक है नहीं। यानी जो परमिजुअल स्ट्रेसेस है शियर और टेंशन में हम 80% तक क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं अगर वेल्डिंग आपका हो चुका है, अगर फील्ड में किया गया है तो उसको हम 80% तक क्या करेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है नहीं। अगर 100% है तो 20% हम क्या कर लेंगे, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम क्या कर देंगे, इसकी परमिजुअल स्ट्रेस को निगलेक्ट मान लेंगे क्योंकि वो फील्ड में किया गया है, ठीक है नहीं। स्ट्रेस इन फ्लैट बेल्ट शैल बी कंसिडर्ड एज शियर ऑन थ्रोट रिस्पेक्टिव और डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड्स। स्ट्रेस की हम बात करें फ्लैट बेल्ट की तो शैल बी कंसिडर कर सकते हैं, करनी चाहिए एज ए शियर ऑन ए थ्रोट रिस्पेक्टिव और डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड, जो आपका थ्रोट रिस्पेक्टिव है जो अप्लाइड लोड की डायरेक्शन में किया गया है, ठीक है नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैट वेल्ड जॉइंट, ठीक है नहीं। फ्लैट वेल्ड जोड़ की सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, इसका एक ही फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू टाउ वी एफ इंटू एल इंटू टी। टाउ वी एफ क्या है आपका यहाँ पर परमिजुअल शियर स्ट्रेस है जिसकी वैल्यू आपकी 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। और L क्या है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट है। साइज आपका S कैपिटल S आपका साइज ऑफ बेल्ट है। T क्या आपका थ्रोट थिकनेस है जिसका फॉर्मूला क्या होता है K इंटू एस है। K आपका कांस्टेंट है जो एंगल पर डिपेंड करता है फ्यूजन, है ना। इसके साथ साथ ही हम देख पा रहे होंगे ये आपका फॉर्मूला हो गया। और स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड की बात करें, बट वेल्ड जॉइंट की बात करें, इसका भी यही फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे।
P इज इक्वल टू टाउ वी एफ इंटू एल इंटू टी। सेम वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर परमिजुअल शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है टेंशन और कंप्रेशन में बट वेल्ड में ये 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे, जबकि आपका अगर फ्लैट वेल्ड है तो वहाँ पर आपका लैप जॉइंट लगा हुआ है और लैप जॉइंट में आपका शियरिंग स्ट्रेस डेवलप होती है, तो वहाँ पर हम 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे। ठीक है नी, ये याद रखेंगे कि हम फ्लैट वेल्ड में 108 लेंगे क्योंकि वहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, और स्ट्रेंथ बट वेल्ड की बात करें तो वहाँ पर एंड टू एंड जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर आपका कंप्रेशन यानी कंप्रेस भी हो सकता है जॉइंट आपका, और टेंशन में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपका हम कितना लेंगे 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेंगे परमिसिबल स्ट्रेस को। ठीक है नी, इफ़ नॉट गिवन नहीं दिया है तो इस केस में हम लेंगे 150, अन्यथा वो आपकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहने वाली है। ठीक है नी। स्टेप्स फॉर डिज़ाइन ऑफ फ्लैट वेल्ड्स। अब हम कौन कौन से जो चरण हैं या कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फ्लैट वेल्ड कनेक्शन को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट, अज्यूम द साइज ऑफ बेल्ट बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ द मेंबर टू बी जॉइंटेड। फर्स्टली हम साइज ऑफ बेल्ट को थिकनेस के मेंबर की जो मोटाई है, जो एलिमेंट्स लगाएंगे उसकी मोटाई के अकॉर्डिंग साइज ऑफ बेल्ट हम ले सकते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ बेल्ट हम निकाल सकते हैं, थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर -1.5 mm, और इसके साथ साथ ही मिनिमम साइज रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेबल 3.1 जो हमने दिखाई थी आपको कि मिनिमम 3 mm होता है, 10 mm तक की थिकनेस है, 10 से 20 के बीच होगी तो 5 mm है ना, और 20 से 32 होगी तो आपका 6 mm, और 32 से ओवर होगी तो आपका है ना S माइनस वो कर देंगे आपका। ठीक है नी, 9.5 माइनस S मिनिमम कर देंगे तो आपका वहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है नी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लैट वेल्ड इज एज द फ्लैट वेल्ड इज वीक इन शियर। ठीक है नी, क्योंकि हम क्या करेंगे शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे सबसे पहले। इसका फॉर्मूला टॉ वी एफ इंटू एल इंटू टी होता है। टॉ वी एफ आपका यहाँ पर परमिसिबल शियर स्ट्रेस रहेगी, इसकी वैल्यू आपकी 108 या 108 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर रहने वाली है, क्योंकि आपका वीक किस में रहेगा, ये शियर में रहेगा। ठीक है नी, क्योंकि ओवरलैपिंग किया गया है। स्टेप डिजाइन ऑफ फ्लैट वेल्ड्स, थर्ड स्टेप को देख रहे हैं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बेल्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द गिवन लोड। हम क्या करेंगे यहाँ पर लेंथ निकालेंगे बेल्ट की, कितना लोड के अकॉर्डिंग कितना बेल्ट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है नी, लेंथ इफ द लोड इज नॉट गिवन, अगर लोड नहीं दिया हुआ है, भार वहाँ पर नहीं लगाया गया है, तो कैलकुलेट द लोड बाई मल्टीप्लाइंग द परमिसिबल स्ट्रेस एंड एरिया ऑफ द मेंबर। ठीक है नी, तो एरिया ऑफ मेंबर और परमिसिबल स्ट्रेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वहाँ पर लोड कैलकुलेट कम कर सकते हैं अगर नहीं दिया हुआ है तो। इस केस की बात हम कर रहे हैं। और लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड क्या होता है, लोड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ हमारा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, P इज इक्वल टू टॉ वी एफ इंटू टी इंटू एल, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है नी। फोर्थ स्टेप में यह करना है, एडजस्ट करना है किसको, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द बेल्ट को, कि हमें किस तरफ कितना बेल्ट करना है। सपोज हमें साइड बेल्ट करना है, अगर हमारी दोनों तरफ की जो कुल मिलाकर जो इफेक्टिव लेंथ आ रही है 100 mm आ रही है, तो हम दोनों तरफ 50 मिलीमीटर लंबाई का बेल्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है नी, इस तरीके से हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है नी। इसके साथ साथ ही हाँ चेकिंग करेंगे। चेकिंग इज डन टू सी द लेंथ ऑफ द ईच लॉन्गिट्यूडिनल बेल्ट इज मोर देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है नी, जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो मेंबर इस पर आपका लोड अप्लाई है, अगर उससे ज़्यादा लेंथ का आपने बेल्ट किया है तो आपका ओके है, अगर ज़्यादा नहीं है तो आपका वो नॉट ओके है। ठीक है नी, तो हमें उसको बराबर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है नी। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करना है, प्रोवाइड एंड रिटर्न ऑफ लेंथ इक्वल टू ट्वाइस द साइज ऑफ द बेल्ट एट ईच ऑफ द बेल्ट। अगर हमें एंड रिटर्न करना है तो एंड या एंड वेल्ड करना है तो आपको वहाँ पर 2 गुना साइज ऑफ द बेल्ट करना पड़ेगा, वहाँ से आपका दोनों का एंड रिटर्न वेल्ड हम करेंगे। ठीक है नी। टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। टेस्टिंग में ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेल्ट जॉइंट में आपके 2 टाइप की टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है आपका मेंबर्स को जोड़ने के बाद तोड़ा जाता है, इसमें आपका मेंबर द्वारा यूज नहीं कर सकते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम बिना तोड़े, बिना किसी भी फॉर्मेशन के, विदाउट तोड़े, विदाउट फॉर्मेशन के हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ टेस्ट आपके यहाँ पर दिए गए हैं। सब मेथड्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर, पहला हाइड्रोलिक मेथड है। फर्स्टली क्या करेंगे, हम वाटर में डालेंगे, है ना, वाटर में देखेंगे कि वाटर भरेंगे, इसमें सपोज हमने कोई वाटर अप्लाई किया है
कोई किसी मेंबर पर बेल्ट किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी भरेंगे। पानी अगर उसके आसपास मॉइस्चर्स आपकी क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, या मॉइस्चर आपको दिखाई देती है जॉइंट के आर पार, तो इट मीन्स क्या है, आपका बेल्ट सही नहीं हुआ है। अगर मॉइस्चर नहीं आती है तो आपका बेल्ट सही हुआ है। उसके बाद हम एयर प्रेशर मेथड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हम एयर प्रेशर अप्लाई करके दे सकते हैं कि आपका कहीं पर लीकेज तो नहीं है। अगर एयर प्रेशर आपका लीकेज हो रहा है तो आपका बेल्ट सही से नहीं हुआ है। स्टेथोस्कोप मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स के द्वारा हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी का पता कर सकते हैं। अगर वहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं आ रही है या कहीं पर ब्रेक डाउन होती है तो आपका बेल्ट सही से नहीं किया गया है। डाई पेनिट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम डाई यूज़ करते हैं और मेंबर्स को अपने डाई में डुबाएंगे। और अगर आपका बेल्ट कहीं पर खोखला है या कहीं पर रह गया है, पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपका डाई उसमें भर जाएगी। और डाई जब भर जाएगी तो हम वाइट पाउडर से क्या करेंगे, उसको ऊपर से पेंटिंग कर देंगे। और जैसे ही आपका पेंटिंग करेंगे तो आपका डाई वहाँ से ऊपर की ओर बाहर की ओर निकलेगी। तो हम वहाँ पर जांच कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है नहीं। अल्ट्रासोनिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना, साउंड रेज से हम पता करा सकते हैं। ठीक है नहीं, कि वहाँ पर मेटालिक साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्सरे मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्या है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं जो हम विदाउट मटेरियल को तोड़े फोड़े हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने वेल्डिंग जॉइंट को कि आपका वेल्डिंग सही से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है नहीं, वो पार्शली वेल्डेड है या कम्प्लीटली वेल्डेड है, ये हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, आपको थ्योरेटिकल सेशन अच्छा लगा होगा आज। ठीक है नहीं। नेक्स्ट, सम मेथड ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं, यानी हम जब मटेरियल को टेस्ट कर लेते हैं यानी जोड़ देते हैं, वेल्ड करने के बाद कर सकते हैं उसका टेंसाइल टेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में उसको रखकर सैंपल को तोड़ सकते हैं, है ना, टेंसाइल देख सकते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट अप्लाइड कर सकते हैं या शियर स्ट्रेंथ टेस्ट भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके ऑन लैब में किए जा सकते हैं। ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आया है, तो आप सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है नहीं। आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। ठीक है नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल। अगर आप किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट पर और वीडियोस बनवाना चाह रहे हैं, जैसे कि आरसीसी स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग्स, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई सब्जेक्ट आपको बनवाना है या पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सब्जेक्ट को भी लेके आऊँगा जल्द से जल्द, इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। तो थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल, लव यू गाइस, बाय।